हेलो गाइस, आज जो होगा फिर से होगा, हम आए हैं अपने YouTube चैनल पर क्लास 12 के जो होगा चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए थे, उनमें कुछ जो होंगे टॉपिक अभी भी बची हुई हैं, जिसमें हम जो होगा आपको कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ा रखा था। कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो आपने पढ़ रखा था कि दो आवेशों के बीच कार्यरत जो होते हैं आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अभी जो होगा हम टॉपिक जो शुरुआत करेंगे वो होगा टॉपिक कूलम्ब फोर्स के आगे की टॉपिक है। कूलम्ब फोर्स के आगे की टॉपिक, इस पर जो होगा आप जो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए होंगे। आपकी एक्सरसाइज में जो होगा एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये कूलम्ब लॉ के बेस्ड पर है, और आपने जो होगा इस बेस्ड पर जो होगा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। तो अब जो होगा इनके आगे जो होगा स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और इसके आगे की जो होते हैं सभी जो होंगे टॉपिक जो होगा कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए जो होगा फुली चीज जो होगा आपको पूरे जो होते हैं स्टडी पाना है, तो जो होगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए एकदम दबा के। और तब जो होगा जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतने यूजर्स बढ़ेंगे, उतना ही जो होगा हमारा मन लगेगा, हम वीडियो रोज अपलोड करते रहेंगे। अगर भाई इसमें जो होगा सब जो जैसे आपको पता ही होगा कि अगर मन जो होगा अगर अभी बढ़ता है, जब हमारा जो होगा आप मोटिवेशन करें, और मोटिवेशन करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी वीडियो को देखना है। तो अब जो होगा चलिए नई टॉपिक पर आते हैं। नई टॉपिक जो है वो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है? बुक दे दो हमारे पास। अगली टॉपिक जो हो जाती है वो हो जाती है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुल आवेशों के बीच बल। अगली टॉपिक का नाम होता है बहुल आवेशों के बीच बल। मल्टीपल चार्जेस के बीच कैसे फोर्सेस काम करते हैं, ये जो होते हैं टॉपिक पर आते हैं। तो बहुल आवेशों के बीच बल जो होगा हम लोगों को सीखने से पहले एक चीज सीख लेना होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है, तो आप जो होगा इजीली जो होगा बहुल आवेशों के बीच बल को बता सकते हैं। उसके लिए व्यंजक बता सकते हैं और व्यंजक भी बता सकते हैं, यानी सूत्र का निगमन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? चलिए तो आते हैं, अगला टॉपिक का नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, यह जो होगा सिद्धांत जो होता है केवल और केवल सदिश पर लागू होता है। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज पर लागू होता है। चूंकि आपको पता है कि फोर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और फोर्स जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीजों पर जो होगा ये लागू होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, हम आपको बता दें कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी सिस्टम में अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बल, अलग अलग बिंदु आवेशों
के कारण उत्पन्न होने वाले बल का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल इनके सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो होगा एक चार्ज Q2 हो गया, ये चार्ज Q1 हो गया, Q3 है और Q4 है और Qn है। तो हमने जो होगा सभी चार्जेस के बीच जो होगा मान लिया कि उत्पन्न होने वाला फोर्स Q1 के बीच उत्पन्न होने वाला फोर्स वेक्टर F1 है, Q2 के बीच उत्पन्न होने वाला फोर्स वेक्टर F2 है और Q3 के बीच जो होगा उत्पन्न होने वाला फोर्स जो होगा वेक्टर F3 है, Q4 के बीच जो होगा उत्पन्न होने वाला फोर्स वेक्टर F4 है और n चार्जेस के बीच जो होगा उत्पन्न होने वाला जो होगा फोर्स वेक्टर Fn है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए कार्यरत जो होगा एक बल जो होता है वो बल जो होगा बता दिया गया कि परिणामी बल सभी वेक्टरों के सदिश योग के बराबर होता है, दैट इज वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर डॉट 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 Fn के बराबर होता है। इस सिद्धांत को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसको अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों कहते हैं? यस, बता दें कि इसको अध्यारोपण का मतलब हो जाता है एक के ऊपर दूसरे का आ जाना। तो आपको पता है कि अगर मान लिया जाए कि एक आवेश Q1 होगा, Q1 जो होगा मूल बिंदु O से जो होगा एक फोर्स कार्यरत है, Q1 Q2 के बीच एक फोर्स काम कर रहा होगा, तब तक तीसरा फोर्स जो होगा उस पर एक दूसरा बल लगाएगा, जिसके का मतलब है कि इस बल के ऊपर वो दूसरा बल आ गया, जिसके कारण बल प्रभावित हो जाएगा। यानी कहें कि एक बल के ऊपर दूसरा बल आ गया, दूसरे बल के ऊपर तीसरा, चौथा, सबके बलों का जो होगा प्रभाव एक दूसरे पर दिख रहा है। इसलिए ये सिद्धांत जो होगा अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी निकाय में अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बल का परिणामी बल सभी वेक्टरों के सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट 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 वेक्टर Fn होता है। इस नियम का जो होगा नए जो डेरिवेशन करना है बहुल आवेशों के बल में जो होगा पूर्ण रूप से इसका योगदान है। तो सबसे पहले हम लोगों को सीख लेना था अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोगों को कंफर्म हो गया। तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बल। अपना तैयार भी करना पड़ेगा। बहुल आवेशों forces multiple charges. Yes. Force between multiple charges. चलिए हम जो अब आ जाते हैं बहुल आवेशों के बीच बल यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के सूत्र का डेरिवेशन पर आ जाते हैं। ये जो होते हैं डेरिवेशन पर आ जाते हैं बहुल आवेशों के बीच बल या जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के डेरिवेशन पर आते हैं। क्योंकि आपने पढ़ रखा था कि बहुल आवेशों के बीच बल के लिए एक फैक्ट जरूरी होता है जिसका नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको कंफर्म होगा, किसी भी निकाय में कार्यरत आवेशों पर जो होगा आवेशों के बल का परिणामी रिजल्टेंट उन्हीं सभी वेक्टरों के सभी बलों के जो होंगे वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो आपने जो होगा याद भी कर लिया है। अब जो आ जाते हैं इसके डेरिवेशन पर, तो मान लेते हैं कि माना कि एक मूल बिंदु O है जहां से एक बिंदु Q1, यहाँ पर जो एक बिंदु रख देते हैं Q1 और एक बिंदु जो रख देते हैं Q1 पर जो होगा Q1 O से बीच की दूरी आवेश Q1 है जिसके बीच की दूरी वेक्टर R1 है, और दूसरा आवेश Q2 रख देते हैं O से जिसकी बीच के वेक्टर जो होंगे R2 हो जाते हैं, तथा तीसरा आवेश Q3 लिख देते हैं जिनके बीच के वेक्टर क्या हो जाते हैं R3 हो जाते हैं। R1 R2 और R3 हो गए, तो इनके कारण जो होगा उत्पन्न होने वाला बल हमने ये मान लिया कि जो होगा बल उत्पन्न हो रहा है वो किधर से किधर की ओर, तो यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर लाते हैं बल को, कहीं पर बना सकते हैं। तो ये जो होगा एक बल जो होगा उत्पन्न हो रहा है Q2 से Q3 की ओर,
तो ये बल जो होगा Q3 से Q1 की ओर, जिस बल का नाम हम दे देंगे वेक्टर F12। अब जो होगा दूसरा बल जो होगा Q3 से Q1 की ओर है, इस बल का नाम दे देते हैं F13। और तब जो होगा इनके बीचों बीच में एक बल जो होगा जा रहा है, जिस बल का नाम हो जाएगा वेक्टर F1। तो पहले जो होगा मान लेते हैं, पहले डेरिवेशन में लिख लिया जाएगा कि माना कि एक बिंदु O है तथा O से एक बिंदु आवेश Q1 जिसके बीच का सदिश वेक्टर R1 है, एक बिंदु आवेश Q3 जिसके बीच का जो होगा सदिश वेक्टर R3 होगा, और एक वेक्टर Q2 है जिसके बीच का सदिश वेक्टर R2 है। तो इनके कारण उत्पन्न होने वाला आवेश, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये वाले डिस्टेंस को हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, आप तो जानते हैं, ये वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, R। देखिए Q से 1 की ओर जा रहा है, वेक्टर R1। इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, सॉरी 1 से 2 की ओर है, R12 लिखा है, सॉरी इस डिस्टेंस को R12 ही लिख देते हैं, और ये जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, तब R13 कहलाएगा। अतः जो होगा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो आवेशों के बीच कार्यरत जो होगा बल का सदिश रूप कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में आपने पढ़ रखा है, तो उसके अनुसार अब हम पूछे कि वेक्टर F12 की वैल्यू कितनी होगी, तो वेक्टर F12 बराबर आप लिख सकते हैं कि आवेश Q1 तथा Q2 के बीच कार्यरत बल, उस बल को हम F12 लिख देंगे। F12 तो वेक्टर F12 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस R12 मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैपिटल। ये हो जाएगा आपका काम करने वाला पहला फोर्स। ठीक उसी टाइप से जो होगा सेकेंड फोर्स जो होगा, जो Q1 एंड Q3 के बीच में जो एक्ट कर रहा है फोर्स, उसकी वैल्यू अगर नोट कर लें तो F13 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन कितना, सेकंड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन अगर आप समझ गए हैं, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कार्यरत बल है, वो बल जो होगा इस प्रकार है जैसे कि समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो समानांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ रखा है, समानांतर चतुर्भुज में पढ़ रखा है कि दो समानांतर चतुर्भुजों में दोनों भुजाओं के बीच का वेक्टर अर्थात जो होगा विकर्णवत वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर होता है, परिणामी वेक्टर होता है। अतः जो होगा हम सीधा सा कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार, समांतर चतुर्भुज के नियम से जो वेक्टर F1 की वैल्यू होगी वो वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 के इक्वल हो जाएगा। अतः जो होगा दोनों वेक्टरों को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। दोनों वेक्टरों को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए।